कहानी की शुरुआत होती है जब मूवी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है। उसकी बेटी का बर्थडे होता है तो सियोंग की माँ उसे कुछ पैसे देती है ताकि वह अपनी बेटी को डिनर पर ले जा सके, लेकिन सियोंग को और पैसे चाहिए थे, इसीलिए वह अपनी माँ का एटीएम कार्ड चुरा लेता है। उसके बाद वह अपनी माँ के सारे पैसे निकाल लेता है। वह यह पैसा हॉर्स राइडिंग में लगा देता है। इस गेम में वह 4 मिलियन वन जीत जाता है। सियोंग ने एक कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार लिए हुए थे, इसलिए वो लोग उसका पीछा करते हैं। आखिरकार वह लोग सियोंग को पकड़ लेते हैं और बुरी तरह मारते हैं। जब सियोंग अपनी जेब चेक करता है उन्हें पैसे देने के लिए, तो उसे पता चलता है कि उसके पास पैसा नहीं है, यानी वो पैसा जो उसने हॉर्स राइडिंग में जीता था। उसे याद आता है कि जब वह इन लोगों से भाग रहा था तो रास्ते में उसकी टक्कर एक लड़की से हुई थी। वह लड़की जरूर उसकी जेब काट कर पैसे ले गई थी, क्योंकि सियोंग के पास अब पैसा नहीं था। वो लोग उसे 1 मंथ का टाइम देते हैं और कहते हैं कि इसी में अपना पैसा चुका देना। इसके बाद सियोंग कुछ पैसे का इंतजाम करता है और अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है। उसके बाद सियोंग जल्दी से स्टेशन पहुंचता है, लेकिन उसकी ट्रेन मिस हो जाती है। जब सियोंग ट्रेन आने का इंतजार कर रहा था तभी अचानक एक आदमी उसके पास आता है। वह एक अननोन पर्सन था, यानी सियोंग उसे जानता नहीं था। उस अननोन पर्सन ने सियोंग से कहा, मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। अगर तुम इस गेम में जीत गए तो मैं तुम्हें 100,000 वन दूंगा। इतना पैसा सुनकर सियोंग गेम खेलने को मान जाता है। इसके बाद सियोंग उसे बुरी तरह हराकर गेम जीत जाता है, यानी उसे 100,000 वन मिल जाते हैं। वह अननोन पर्सन सियोंग को एक कार्ड देता है और कहता है, अगर तुम और पैसा जीतना चाहते हो तो इस कार्ड पर लिखा नंबर पर कांटेक्ट करना। इसके बाद जब सियोंग अपने घर पहुंचता है तो उसकी माँ उसे कहती है, तुम्हारी बेटी अगले साल अपने स्टेप फादर के साथ यूएसए शिफ्ट हो रही है। यहाँ पता चलता है कि सियोंग का तलाक हो चुका है। उसकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन सियोंग कभी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर जाए। पर अपनी बेटी की कस्टडी वापस लेने के लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे, इसलिए सियोंग उस कार्ड पर लिखे नंबर पर कॉल करता है। इसके बाद सियोंग को एक कार में लाया जाता है जहां और भी लोग बैठे थे। फिर सबको बेहोश कर दिया जाता है। जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक फैसिलिटी में पाते हैं। वहां टोटल 456 लोग थे। सबको वहां प्लेयर की तरह लाया गया था, क्योंकि सबने एक यूनिफॉर्म पहना हुआ था। इस फैसिलिटी का होस्ट एक आदमी था जो फ्रंटमैन था और सब पर नजर रख रहा था। यहाँ एक बात कॉमन थी, जिन लोगों को यहाँ लाया गया था उन्होंने बहुत सारे डेट्स ले रखे थे। सियोंग की मुलाकात वहाँ प्लेयर नंबर 1 से होती है। वह एक बूढ़ा आदमी था, उसे ब्रेन ट्यूमर था, इसी वजह से वह यहाँ आया था, क्योंकि उसकी जिंदगी वैसे भी खत्म होने वाली थी। इसके बाद 2 प्लेयर्स और दिखाए जाते हैं। लड़की का नाम सेब्योक और लड़के का नाम जांग था। दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। सेब्योक वही लड़की थी जो सियोंग के पैसे लेकर भाग गई थी। उसने उसकी जेब काटी थी। सियोंग उसे देखते ही पहचान लेता है और उसी से अपना पैसा मांगने जाता है। तभी वहाँ कुछ गार्ड्स आते हैं। उन्होंने पिंक यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उनके चेहरे पूरी तरह से ढके हुए थे। गार्ड सब प्लेयर्स से कहते हैं, तुम्हें यहाँ टोटल 6 गेम्स खेलने होंगे। जो जीतेगा उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा। इसके बाद सबसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के 3 मेन रूल्स थे। कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से गेम नहीं छोड़ सकता। जो प्लेयर गेम खेलने से मना करेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। एलिमिनेट का मतलब बाद में पता चलता है। अगर मेजॉरिटी प्लेयर्स गेम नहीं खेलना चाहें तो सब लोग गेम छोड़ सकते हैं। इसके बाद सबको गेम के लिए ले जाया जाता है। यहाँ सियोंग की मुलाकात अपने क्लासमेट सांगवू से होती है। वह उसे बचपन से जानता था। सियोंग उसे वहाँ देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि सांगवू तो बिजनेस के लिए विदेश गया था। पहला गेम एक बड़ी डॉल के साथ था। गेम का रूल सिंपल था, जब डॉल गाना गाए तो आगे बढ़ो और जैसे ही गाना बंद हो तुरंत रुक जाओ। अगर कोई हिला तो एलिमिनेट कर दिया जाएगा। शुरुआत में सबको ये प्रैंक लगता है, लेकिन जब एक लड़का हिलता है तो उसे गोली मारकर मार दिया जाता है। यही एलिमिनेट का असली मतलब था, यानी प्लेयर्स को मार दिया जाएगा। ये देखकर सब डर जाते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है कि उनकी जान खतरे में है, इसीलिए सब घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन गेम का रूल था, जो भी हिलेगा वो मारा जाएगा, इसलिए जो भागे वो सब मर जाते हैं। बाकी बचे लोग किसी तरह गेम पूरा करते हैं। जो मर जाते हैं उनकी बॉडीज वहाँ से हटा दी जाती हैं। अब 456 में से सिर्फ 255 प्लेयर्स ही बचे थे, क्योंकि सब बहुत डर चुके थे, इसलिए कोई गेम खेलना नहीं चाहता था। लेकिन रूल नंबर 3 के हिसाब से अगर मेजॉरिटी प्लेयर्स चाहें तो गेम से बाहर जा सकते हैं। इसीलिए उनके लीडर ने सबको वोट करने के लिए कहा, लेकिन वोट से पहले उन्हें प्राइज मनी दिखाया गया, यानी विनर को यही मिलेगा। और अगर कोई गेम छोड़ता है तो ये सारा पैसा डेड प्लेयर्स के फैमिलीज को मिलेगा। और ये प्राइज मनी 45 बिलियन वन थी। इसके बाद वोटिंग हुई। मेजॉरिटी प्लेयर्स ने गेम नहीं खेलने का फैसला किया, इसलिए गेम यहीं रोक दिया गया। लेकिन अगर फ्यूचर में चाहें तो दोबारा इस गेम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद सबको उनके घर छोड़ दिया जाता है। अगले दिन सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ जाकर पुलिस को सब कुछ बताता है, लेकिन पुलिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते, उल्टा उसे पागल समझने लगते हैं। फिर सियोंग उन्हें वही कार्ड दिखाता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस पर लिखा नंबर गलत था। इसके बाद जब सियोंग घर पहुँचता है तो उसकी माँ वहाँ नहीं होती। दूसरी तरफ सियोंग का क्लासमेट संगवू अपनी माँ को छुप कर देख रहा होता है।
और फिर सियोंग भी वहाँ आ जाता है। यहाँ संगवू सियोंग को उदास होकर बताता है, मेरे ऊपर 6 बिलियन का लोन है। मैंने क्लाइंट्स के पैसे स्टॉक मार्जिन में इन्वेस्ट कर दिए थे, लेकिन दुर्भाग्य से सारा पैसा डूब गया। तभी सियोंग को हॉस्पिटल से कॉल आता है। सियोंग की माँ की टांग छोटिल हो जाती है, लेकिन डायबिटीज का इलाज न होने की वजह से उनकी चोट और बढ़ जाती है। डॉक्टर सियोंग से कहता है, हम उनका इलाज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनकी टांग काटनी होगी। इस ऑपरेशन का खर्चा बहुत ज्यादा था और सियोंग के पास इतने पैसे थे ही नहीं। उसने अपनी माँ का इंश्योरेंस मनी भी खो दिया था। तो सियोंग अपनी वाइफ के पास पैसे मांगने जाता है, लेकिन उसकी वाइफ पैसे देने से मना कर देती है। फिर उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को बताती है कि सियोंग पैसे मांगने आया था। तभी उसका हस्बैंड सियोंग को पैसे देने आता है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है, मेरे परिवार से दूर रहना। लेकिन सियोंग गुस्से में उसे मारने लगता है। तभी उसकी बेटी भी वहाँ आ जाती है। फिर सियोंग का दोस्त अपने बॉस से पैसे मांगने जाता है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से मना कर देता है। इसलिए दोनों में झगड़ा हो जाता है। झगड़े के दौरान बॉस का हाथ मशीन में फंस जाता है और सियोंग का दोस्त मौका देखकर पैसे लेकर भाग जाता है। फिर वह सियोंग का दोस्त अपनी वाइफ से कहता है, पहली फ्लाइट से यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद सेबियोक एक एजेंट से मिलती है, क्योंकि उसे अपनी माँ को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया लाना था। सेबियोक वही लड़की थी जिसने सियोंग की जेब काटी थी, लेकिन अपनी माँ को लाने के लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे। सेबियोक का एक छोटा भाई भी था, उससे उसने वादा किया था कि वह जरूर माँ को लेकर आएगी। इसके बाद एक एजेंट दिखाया जाता है। उस एजेंट का भाई कुछ दिनों से मिसिंग था, इसीलिए वह एजेंट अपने भाई के घर जाता है। उसे पता चलता है कि उसका भाई कई दिनों से घर नहीं आया। जब एजेंट घर चेक कर रहा होता है तो उसे वही कार्ड मिलता है। उस एजेंट ने पुलिस स्टेशन में सियोंग के पास भी यही कार्ड देखा था, इसीलिए वह एजेंट सियोंग से इसके बारे में पूछता है, लेकिन सियोंग उसे कुछ नहीं बताता। जब सियोंग अपने घर जाता है तो उसे वही कार्ड फिर से मिलता है। सियोंग दोबारा गेम ज्वाइन करने का फैसला करता है, तो सारे प्लेयर्स को एक शिप पर ले जाया जाता है। वहीं ऑफिसर भी उन गाड़ियों का पीछा करते हुए उस शिप तक पहुंच जाता है। वह एक गार्ड को पानी में फेंक देता है। इसके बाद सारे प्लेयर्स को एक आइलैंड पर बने फैसिलिटी में ले जाया जाता है। उन्हें नहीं पता था कि अगला गेम क्या होगा और कैसे खेलना होगा। इसके बाद सब अपनी अपनी टीम्स बनाने लगते हैं। रात में सैबायुक और उसकी फीमेल फ्रेंड वॉशरूम में जाती हैं। सैबायुक गार्ड्स की नजरों से बचकर फैसिलिटी एक्सप्लोर करने लगती है। तभी वह देखती है कि गार्ड्स बड़े बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे हैं। अब गार्ड्स को शक होता है तो वह वॉशरूम चेक करने आ जाते हैं, लेकिन तब तक सैब्युक लौट आई थी। इसके बाद सैब्युक अपनी फीमेल फ्रेंड को सब कुछ बताती है। तभी संगवू उनकी बातें सुन लेता है और सैब्युक से पूछता है, तो सैब्युक बताती है कि गार्ड्स बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे। इसके बाद सब प्लेयर्स को प्लेग्राउंड में ले जाया जाता है। वहाँ उनके सामने 4 शेप्स बनी होती हैं। सबको उन 4 शेप्स में से एक चुननी थी। संगवू को गेम और उसका रूल पहले से पता होता है। वह सियोंग से कहता है कि सबको अलग अलग शेप्स चुननी चाहिए। इसके बाद सबको एक छोटा बर्तन दिया जाता है जिसमें शेप्स बनी होती हैं। गेम ये था कि उन शेप्स को बिना डैमेज किए निकालना होगा। अगर शेप टूट गई तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी उन्हें मार दिया जाएगा। सांगवू आसानी से अपनी शेप निकाल लेता है, लेकिन सियोंग इतना डर जाता है कि उसकी हालत खराब होने लगती है। फिर भी वह किसी तरह ये गेम जीत जाता है। इसके बाद सबको वापस कमरे में ले जाया जाता है। 187 प्लेयर्स में से अब सिर्फ 108 प्लेयर्स ही बचे थे। इसके बाद सबको खाना खाने दिया जाता है, लेकिन खाना खाने के दौरान जांग की एक लड़के से लड़ाई हो जाती है। जांग उसे इतना मारता है कि वह वहीं मर जाता है। यहाँ दिखाया जाता है कि प्लेयर्स में एक डॉक्टर भी है जो गार्ड्स के साथ मिलकर मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स निकालता है और उन्हें चाइनीज लोगों को बेचता है। इसलिए जब भी डेड बॉडीज ले जाई जाती हैं तो उन्हें गायब कर दिया जाता है, क्योंकि ये सब एक प्लान के हिसाब से चल रहा था और ये सब काम फ्रंटमैन से छिपाकर हो रहा था। इसीलिए उन्होंने कंट्रोल रूम में अपना आदमी बैठाया था जो सारी वीडियो फुटेज डिलीट करता रहता था और गार्ड्स डॉक्टर को पहले से गेम के बारे में बता देते थे ताकि वह बच सके। यही गार्ड उस डॉक्टर को बताता है, आज हमने प्लेयर्स को जानबूझकर खाना दिया था ताकि वो आपस में लड़े। इससे वीक प्लेयर्स अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। इसी दौरान गार्ड डॉक्टर को उसके अगले गेम के बारे में भी बता देता है। 30 मिनट बाद वहाँ की लाइट्स बंद होने वाली थी। अब सियोंग को पता था कि जांग की टीम कुछ गलत जरूर करेगी, तो वह अपनी टीम से कहता है कि आराम से रहना। वहीं डॉक्टर जांग की टीम में ज्वाइन हो जाता है और डॉक्टर जांग को अगले गेम के बारे में बता देता है। इसके बाद लाइट्स बंद हो जाती हैं और जांग अपनी टीम के साथ मिलकर दूसरों को मारना शुरू कर देता है। जांग एक लड़की को मार देता है और सैब्युक को भी मारने जाता है, लेकिन तभी संगवू उसे बचा लेता है। इसके बाद गार्ड्स वहां आकर सबको रोक देते हैं। अब सिर्फ 80 लोग ही बचे थे। इसके बाद उन्हें तीसरे गेम के लिए ले जाया जाता है। यहाँ उनसे 10 प्लेयर्स की टीम बनाने के लिए कहा जाता है। सब अपनी अपनी टीम बना लेते हैं। क्योंकि जांग को पहले से अगले गेम का पता था, तो वह सैब्युक की फीमेल फ्रेंड को अपनी टीम में नहीं रखता। वह सिर्फ मर्दों को ही चुनता है। इसी तरह सांगवू भी अपनी टीम बनाता है। क्योंकि उनकी टीम को एक प्लेयर की कमी थी, तो सैब्युक की फीमेल फ्रेंड उनकी टीम में ज्वाइन हो जाती है। असल में ये गेम था टग ऑफ वॉर, यानी रस्साकशी, जिसमें एक टीम को दूसरी टीम को गिराना था। गेम शुरू होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि जब अगला हिस्सा आए तो सबसे
सबसे पहले आप तक पहुंचे। जांग की टीम आसानी से जीत जाती है। इसके बाद सांगवू की टीम की बारी आती है। प्लेयर नंबर 1 यानी वो बूढ़ा आदमी कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में कई टग ऑफ वॉर खेले हैं। वह उन्हें गाइड करता है कि कैसे जीतना है। तो किसी तरह वे लोग भी ये गेम जीत जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि 30 मिनट बाद लाइट्स फिर से बंद होने वाली है। इस पर सांगवू सबको कहता है कि रेडी रहना। तो वे प्लान बनाते हैं कि एक एक करके सबका पीछा करेंगे। जैंग की टीम में एक से ज्यादा चालाक प्लेयर थे, तो जैंग को डर लगने लगता है कि कहीं उसकी टीम उसे ही रास्ते से न हटा दे। दूसरी तरफ डॉक्टर और गार्ड्स डेड बॉडीज के ऑर्गन्स निकाल रहे थे। गार्ड नंबर 28 और 29 को ये ऑर्गन्स पहुंचाने थे। तभी वह लोग एक डेड बॉडी की बात करने लगते हैं जिसके पास सिर्फ एक किडनी थी और उसे वह ज़ॉम्बी कह रहे थे। गार्ड नंबर 29 जो ऑर्गन्स पहुंचाने वाला था, असल में वही ऑफिसर था जो गार्ड बनकर अंदर आया था। यह सब सुनकर उसे शक होता है कि शायद वे लोग उसके भाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके भाई की भी सिर्फ एक किडनी थी। इसके बाद 28 और 29 यानी वो ऑफिसर ऑर्गन्स पहुंचाने निकलते हैं। रास्ते में ऑफिसर देखता है कि टनल में बॉम्ब लगा है। तभी नंबर 28 उससे कहता है, जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ये जगह ब्लास्ट कर दी जाएगी। अब ऑफिसर उससे और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, लेकिन नंबर 28 को उस पर शक हो जाता है। वह ऑफिसर से कहता है, अपना फेस दिखाओ। तो ऑफिसर भी अपना फेस दिखा देता है और उसी वक्त नंबर 28 पर गन तान देता है। फिर ऑफिसर उससे किडनी वाले आदमी के बारे में पूछता है, वह कौन था, तुम उसे ज़ॉम्बी क्यों कहते थे? नंबर 28 बताता है कि वह एक लड़की थी। फिर नंबर 28 ऑफिसर को कहता है, तुम लीडर के रूम में जाकर सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, वहाँ सबका डेटा है। ये जानने के बाद ऑफिसर नंबर 28 को मार देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर गार्ड से अगले गेम के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार गार्ड्स को भी अगले गेम का पता नहीं था। तो डॉक्टर गुस्से में आ जाता है और एक गार्ड को पकड़ लेता है। फिर उनकी लड़ाई होती है। इस लड़ाई में डॉक्टर उस गार्ड को मारकर भाग जाता है। फिर एक गार्ड उसका पीछा करता है। दोनों प्लेग्राउंड तक पहुंच जाते हैं। गार्ड डॉक्टर को फंसाकर मारने ही वाला होता है कि तभी लीडर आकर उसे मार देता है और बाद में वह डॉक्टर को भी मार देता है। उसी समय उन्हें नंबर 28 की डेड बॉडी भी मिलती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि फैसिलिटी में कोई आउटसाइडर घुस आया है। वहीं ऑफिसर लीडर के रूम तक पहुंच जाता है। फिर एक रूम में जाकर रिकॉर्ड्स चेक करने लगता है। जब ऑफिसर रिकॉर्ड्स देख रहा होता है तो उसे विनर्स की एक लिस्ट मिलती है जिसमें उसके भाई का नाम भी था, यानी वह भी कभी विनर रह चुका था। इसके बाद सारे प्लेयर्स को चौथे गेम के लिए ले जाया जाता है, जहां सबको अपने अपने पार्टनर चुनने के लिए कहा जाता है और सब प्लेयर्स ऐसा ही करते हैं। सई बायुक की फीमेल फ्रेंड भी अपना पार्टनर ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसके साथ पार्टनर नहीं बनता। इसके बाद सबको 10 मार्बल्स दिए जाते हैं। असल में गेम ये था कि एक प्लेयर को अपने पार्टनर से सारे मार्बल्स लेने थे, वह भी बिना जबरदस्ती, और जिसके पास मार्बल्स नहीं बचेंगे उसे मार दिया जाएगा। फिर सांगवू और सियोंग का दोस्त ऑड एंड इवन वाला गेम खेलते हैं, जिसमें अंदाजा लगाना होता है कि दूसरे के हाथ में कितने मार्बल्स हैं। अब सियोंग का दोस्त सांगवू के सारे मार्बल्स जीत लेता है। आखिर में सांगवू के पास सिर्फ एक मार्बल बचता है। अब क्योंकि सांगवू को पता था कि वह बच नहीं पाएगा, तो वह सियोंग के दोस्त को धोखे से समझाता है, अगर हम में से कोई हार गया तो हारने वालों का मैच फिर से होगा। इसके बाद सांगवू चालाकी से सियोंग के दोस्त के सारे मार्बल्स बदल देता है। फिर सांगवू मार्बल्स गार्ड को दे देता है और सियोंग का दोस्त वहाँ से चला जाता है। जब सियोंग का दोस्त अपनी मार्बल्स चेक करता है तो उसमें पत्थर होते हैं। प्लेयर नंबर 1 यानी बूढ़े आदमी की हालत और बिगड़ रही थी। वो इधर उधर घूम रहा था, लेकिन सियोंग उसे किसी तरह खेलने के लिए मान लेता है। दोनों यानी बूढ़ा आदमी और सियोंग और गेम खेलते हैं। बूढ़ा आदमी सियोंग की सारी मार्बल्स जीत लेता है, लेकिन आखिरी राउंड में उसे याद ही नहीं रहता कि उसने कौन सा नंबर चुना था। सियोंग उसे बातों में फंसाकर सारी मार्बल्स ले लेता है। असल में बूढ़ा आदमी चालाक था, उसने एक मार्बल अपने पास छुपा लिया था। फिर वो दोबारा इधर उधर घूमने लगता है। सियोंग उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो एक और गेम खेले। तब बूढ़ा आदमी कहता है, मुझे सब पता है सियोंग, तुमने मुझसे धोखे से मार्बल्स ली हैं। मैं पागल बनने का नाटक कर रहा था। ये सुनकर सियोंग गुस्से में आ जाता है और उसे सारी मार्बल्स लौटा देता है। इधर से ब्योक और उसकी दोस्त भी गेम खेल रही थी। उनका गेम ये था कि जो मार्बल दीवार के सबसे पास फेंकेगा वो जीतेगा। पहले सेब्योक अपनी मार्बल फेंकती है। जब उसकी दोस्त की बारी आती है तो वो अपनी सारी मार्बल्स एक साथ फेंक देती है। सेब्योक ये देखकर कहती है, तुम दोबारा फेंको, लेकिन उसकी दोस्त कहती है, नहीं सेब्योक, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, अगर तुम बचोगी तो अच्छा होगा। ये कहकर वो खुद को बलिदान कर देती है और मारी जाती है। इसके बाद उनकी लाशें उठाकर ले जाई जाती हैं। सब लोग वापस कमरे में आते हैं। जैंग नोटिस करता है कि सेब्योक की दोस्त अभी भी जिंदा है और आराम से बैठी है। असल में वो जैंग की भी दोस्त थी, लेकिन उनके बीच झगड़ा था, इसलिए जैंग की दोस्त उसे परेशान करने लगती है। उधर फ्रंटमैन को एक डेड बॉडी से ऑफिसर का आईडी कार्ड मिलता है। उसे पता चलता है कि वीआईपीज पहुंच चुके हैं, तो वो जाकर वीआईपीज को उनके खास कमरे तक ले जाता है। फिर फ्रंटमैन अपने किसी खास आदमी को वीआईपीज के आने की खबर देता है। यही आदमी असली मास्टरमाइंड है, लेकिन ये कौन
है ये बाद में पता चलेगा। अगले दिन सबको 5th गेम के लिए ले जाया जाता है। वहाँ 1 से 16 तक नंबर रखे होते हैं। हर खिलाड़ी को एक नंबर लेना होता है। सियोंग कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा नंबर ले। अगर वो पहला नंबर लेगा तो उसे आगे जाकर मरना पड़ सकता है। अगर आखिरी नंबर लेगा तो शायद समय ही खत्म हो जाए। फिर एक आदमी आकर कहता है, मैं पहला नंबर लेना चाहता हूँ क्योंकि जिंदगी में कभी मुझे पहला मौका नहीं मिला। फिर सबको गेम रूम में ले जाया जाता है। इस गेम का रूल ये था कि उन्हें कांच के बने पुल को पार करके दूसरी तरफ जाना होगा। वहाँ 2 तरह के ग्लास थे, एक नॉर्मल ग्लास और दूसरा टेम्पर्ड ग्लास। नॉर्मल ग्लास पर पैर रखते ही वो टूट जाता था और खिलाड़ी नीचे गिरकर मर जाता था। गेम शुरू होता है और खिलाड़ी एक एक करके मरने लगते हैं। फिर जैंग सबसे आगे आ जाता है लेकिन आगे बढ़ता नहीं, सब फंस जाते हैं। उसकी दोस्त जिससे उसका झगड़ा था सामने आती है और कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया था, याद है? मैंने कहा था जिस दिन धोखा दोगे उसी दिन तुम्हें मार दूंगी। ये कहकर वो जांग को पकड़कर उसके साथ नीचे कूद जाती है। दोनों मर जाते हैं। वहाँ एक आदमी था जो पहले कांच की फैक्ट्री में काम करता था। उसे असली और नकली कांच पहचानना आता था, लेकिन जैसे ही फ्रंट मैन को इसकी खबर लगती है वो लाइट बंद कर देता है ताकि वो आदमी पहचान ना पाए। आखिर में एक कदम बचता है और टाइम बहुत कम होता है। तब जांग उस आदमी को धक्का देकर गिरा देता है। आखिरकार सियोंग, सांगवू और सेब्योक पुल पार कर लेते हैं, लेकिन कांच टूटने से वो सब जख्मी हो जाते हैं। खासकर सेब्योक को बहुत चोट लगती है। उधर वो ऑफिसर जिसने एक सर्वेंट को मारकर उसकी जगह ली थी वीआईपीज के बीच चला जाता है। एक वीआईपी को उस पर शक होता है। वो उससे कहता है, अपना मास्क उतारो। ऑफिसर कहता है, ठीक है, लेकिन मास्क मैं अंदर जाकर ही उतारूंगा। और वो उस वीआईपी के साथ अंदर चला जाता है। अंदर जाकर ऑफिसर उस वीआईपी को बेहोश कर देता है। फ्रंट मैन को इसकी खबर लग जाती है। वो ऑफिसर का पीछा करता है और उसे देख लेता है। ऑफिसर वहाँ से भागकर आइलैंड पर आ जाता है। फ्रंट मैन भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँचता है। ऑफिसर अपने सीनियर्स को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन कॉल कट जाती है। वो सबूत भेजने की कोशिश करता है मगर नेटवर्क नहीं मिलता। फ्रंट मैन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि हमारे साथ चलो, लेकिन ऑफिसर उस पर गोली चला देता है। फ्रंट मैन अपना मास्क उतार देता है। ऑफिसर देखता है कि वो उसका अपना भाई है। फिर फ्रंट मैन यानी उसका भाई उस पर गोली चलाता है। ऑफिसर पानी में गिर जाता है। इधर वीआईपीज में से एक घायल हो चुका था, उसका खून बह रहा था। अब बचे हुए खिलाड़ियों को डिनर के लिए बुलाया जाता है। उनकी टेबल पर नाइफ भी रख दिया जाता है, मतलब रात में उनमें से कोई न कोई एक दूसरे को जरूर मारेगा। सियोंग नोटिस करता है कि सेब्योक की हालत बहुत खराब है। वो उससे कहता है, चिंता मत करो, हम संगवू को हराएंगे, फिर बाहर जाकर पैसे को आधा आधा बांट लेंगे। सेब्योक कहती है, मेरा एक छोटा भाई है, मैंने उसे ऑर्फनेज में छोड़ा है। अगर तुम में से कोई जिंदा निकला तो मेरी फैमिली का ख्याल रखना। उसकी हालत और बिगड़ जाती है, उसे डॉक्टर की जरूरत थी। सियोंग मदद लेने बाहर जाता है, लेकिन जब तक वो लौटता है संगवू सेब्योक को मार चुका होता है। अगले दिन उन्हें गेम नंबर 6 के लिए ले जाया जाता है। ये आखिरी गेम था। इसके रूल बहुत सिंपल थे, किल और डाई। इस गेम का नाम था स्क्विड गेम। गेम शुरू होता है और सियोंग और सांगवू के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में सांगवू की हालत खराब होने लगती है। सियोंग कहता है, मैं ये गेम रोकना चाहता हूँ। वो सांगवू से कहता है कि चलो दोनों बाहर चलते हैं, लेकिन सांगवू खुद को मार लेता है। इस तरह सियोंग गेम जीत जाता है। फ्रंट मैन सियोंग से कहता है, तुमने अच्छा खेला, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी। फिर सियोंग को उसके घर छोड़ दिया जाता है। उसे एक एटीएम कार्ड भी दिया जाता है। जब सियोंग उसे चेक करता है तो देखता है कि उसके अकाउंट में सारा पैसा आ चुका है, लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी माँ मर चुकी है। फिर कहानी 1 साल बाद दिखाई जाती है। सियोंग की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। वो नशे में डूब गया था। उसने अब तक पैसे को छुआ तक नहीं। एक दिन फूल बेचने वाली औरत सियोंग को वही कार्ड देती है। उसमें एक एड्रेस लिखा था। सियोंग उस एड्रेस पर पहुंचता है। वहाँ उसे पता चलता है कि ये सब किसी और ने नहीं बल्कि प्लेयर नंबर 1 यानी वही बूढ़ा आदमी कर रहा था। वो अभी भी जिंदा था। बूढ़ा आदमी सियोंग से कहता है, मैं अपनी जिंदगी से बोर हो गया था। मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ मिलकर ये सारे गेम्स शुरू किए ताकि मजा ले सकूं लोगों को मरते हुए देखकर। हाँ, लेकिन हमने किसी को फोर्स नहीं किया। वो कहता है, मैंने खुद भी गेम में हिस्सा लिया क्योंकि मुझे खेलना देखने से ज्यादा पसंद है। वो कहता है, जो पैसा तुम्हारे पास है वो असल में मेरा है। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी मर जाता है। इसके बाद सियोंग सेब्योक के छोटे भाई के पास जाता है। उसे अपनी माँ को सौंप देता है और कहता है, इसका ख्याल रखना। वो उसके साथ पैसों से भरा बैग भी दे देता है। फिर सियोंग स्टेशन पर जाता है जहाँ उसकी मुलाकात उसी अजनबी आदमी से होती है जिससे वो शुरुआत में मिला था। सियोंग उसका पीछा करता है, लेकिन वो आदमी वहाँ से भाग निकलता है। फिर सियोंग उस कार्ड पर लिखे नंबर पर कॉल करता है। वो पूछता है, तुम कौन हो? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? लोगों की जिंदगियों से खेल क्यों रहे हो? उसे जवाब मिलता है, सियोंग, अगर जिंदा रहना है तो फ्लाइट पर चढ़ जाओ। और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही मजेदार वीडियो मिलते रहें। देखने के लिए धन्यवाद।